हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी अड्डा। एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये मेरा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर किया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फिर मैंने पार्ट सेकंड आपको बनाया जिसमें कि आपको मैंने इसका प्रोसेस क्लियर किया था। आज मैं एक पार्ट 3 इसका बना रहा हूँ आपके लिए, और इसमें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जैसे कि आप ये समझिए कि जैसे साइंस की ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एटसेट्रा। सेम मैनर अकाउंट्स की भी ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और ये मैंने आपके सामने लेके आया हूं, आपको समझाऊंगा मैं इन चीजों को, ये होते क्या है। बाकी अभी आपके सामने जो आप क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं उसमें केवल आप जर्नल इसका बेसिक सीखेंगे, लेकिन जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे 11th के बाद में 12th करेंगे, 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या और भी कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वहां आपको इसकी अलग अलग ब्रांचेस से रूबरू होना होगा। फिलहाल आपको केवल नॉलेज के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहा हूँ किसी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली इसकी ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें कि रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक मैनर में, प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मीन्स पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, जिससे कि हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचे। जल्दी से इसका मीनिंग देख लेते हैं। एक छोटा सा मीनिंग मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है, इजी लैंग्वेज में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैंने छोटा सा ये आपको मीनिंग बताया, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या मीनिंग है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्यों बनाते हैं इसको? क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्ट लेने वाले ग्रुप हैं, ओनर हैं, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, कस्टमर, काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मैं आपको बार बार इन चीजों पर फोकस कर रहा हूं, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। मैं बोलता हूँ स्टेक होल्डर्स तो तुरंत आपके दिमाग में काफी सारे ग्रुप जो इसमें होते हैं वो आपको समझ में आ जाते होंगे। चलिए, तो ये क्या करते हैं, इंटरनल यूजर्स जो होते हैं, इंटरनल यूजर्स को बताने के लिए कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर जो लिया जाता है वो हमेशा 1 अप्रैल से लेकर के और नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक लिया जाता है। जैसे कि मैं इसको रीड करना चाहूँ तो इस समय 1 अप्रैल 2020 शुरू हो चुका है और 31 मार्च 2021 में ये फिनिश होगा। मीन्स कह सकते हैं कि जो 9 मंथ बचे हैं वो इस ईयर के हैं और जो 3 मंथ है वो नेक्स्ट ईयर से हम लेंगे, जिससे 9 + 3 = 12 मंथ। तभी तुम सेशन पढ़ते हैं ना, पढ़ते नहीं कि हमारा सेशन कौन सा है कि 2020-21 ऐसे रीड करते नहीं करते हैं। इसको पढ़ने का तरीका यही होता है कि इन 12 महीने के अंदर, इन 12 मंथ्स के अंदर जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हुए, उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक अरेंजिंग मैनर में रिकॉर्ड करके उससे प्रॉफिट या लॉस निकाल करके पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाते हैं, फॉर नोइंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और फिर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, इसमें दो चीजें मैंने ली हुई है, पी एंड एल अकाउंट और दूसरा लिया है मैंने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब है जिसमें कि लायबिलिटीज और असेट्स की पोजीशन को देखा जाता है। मींस एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज द 31 मार्च, इस 31 मार्च को मेरे बिजनेस के अंदर कितनी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज माने कितना अमाउंट है जो मुझे किसी को देना है, और असेट्स माने कितना अमाउंट है जो मुझे किसी से लेना है। चलिए, तो उम्मीद है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसकी हेल्प करता है? यूजर्स की हेल्प करता है।
और भी अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझाना चाहूँ या इजी वे में समझाना चाहूँ तो ये समझ सकते हैं कि जैसे कि आप स्टडी करते हैं एक क्लास में, आपने जैसे क्लास 10th में आपने एडमिशन लिया, अब आप क्लास 12th में 11th में प्रमोट होंगे या नहीं होंगे ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है और फिर डिपेंड करता है आपके पेपर के बाद जो रिजल्ट आता है। ऐसे ही इसका एंड रिजल्ट है कि क्या हमारा जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर इसने कंप्लीट किया, क्या हम नेक्स्ट ईयर इसको सर्वाइव करें या ना करें। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट होता रहेगा तो डेफिनेटली मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा, और सपोज दैट कि मुझे अगर लॉस हो रहा है, फर्स्ट ईयर लॉस हो रहा है, मैंने फिर थोड़ी कोशिश की, सेकंड ईयर रन किया, सेकंड ईयर लॉस हो रहा है, तो फिर ये डिसीजन मैं कैसे लूंगा कि मैं रन करूं या ना करूं। तो केवल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है जो मेरी मदद करती है ये बताने में कि द बिजनेस शुड बी कंटिन्यू और शुड नॉट बी कंटिन्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस रेंडरिंग कर रहे हैं, भाई दो तरीके की फर्म होती है आपको पता है, या तो प्रोडक्ट बनाने वाली जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और दूसरा होता है आपका सर्विस, सर्विस रेंडर करने वाली, सर्विस रेंडर करने वाली एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनका सर्विस को हम एलोबरेट कर सकते हैं कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, होता नहीं होता, बिजली आ रही है जा रही है, ये हम नॉर्मली उसको टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन बिजली को माने इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी सीन, तो ये एक सर्विस है। मोबाइल फैसिलिटी क्या है, सर्विस है, तो सर्विस देने वाली कंपनी। और दूसरा मैंने आपको बताया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ब्रेड है, बटर है, ठीक है, आपका ये फर्नीचर हो सकता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ये भी इसमें आते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है कि इट एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माने कि मैंने जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो इसको बनाने में, सपोज मेरे हाथ में मार्कर लगा हुआ है, इस मार्कर को बनाने में कॉस्ट आई होगी। कॉस्ट माने मैंने इसमें कुछ मटेरियल लगाया होगा, कुछ पैसा लेबर को दिया होगा, कुछ मैंने फैसिलिटीज ली होंगी, जो मैंने बिल्डिंग जिसमें मैं इस बिजनेस को चला रहा हूँ, मैंने फैक्ट्री है उसको मैं रेंट दे रहा हूँगा, मशीन्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन, मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के जो मैं इसको बनाने में ले रहा हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इट एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर। मीन जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जैसे बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, तो बिजली बनाने के लिए किससे बिजली बनानी है, कोल से बनानी है, लेबर लगी हुई है, काफी बड़ा प्लेस है, बिजली को किस तरीके से इन्हें सप्लाई करना है, ट्रांसफार्मर वगैरह है, तो इन सबको देने में, ये सर्विस प्रोवाइड करने में कॉस्ट आ रही है। तो उस कॉस्ट को हम एसर्टेन करते हैं, माने एसर्टेन माने कैलकुलेट, डिटरमाइन करना कि कितना अमाउंट आया, ठीक है, एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट, और इससे मैनेजमेंट की मदद होती है ये डिसीजन लेने में कि हम इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना फिक्स करें, है ना। भाई सपोज दैट कि कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसको कॉस्ट मेजर नहीं की, अब मैंने उसका प्राइस रख दिया, अब हो सकता है कि वो प्राइस या तो हो सकता है कि उम्मीद से काफी ज्यादा मैंने रख दिया हो जो मार्केट में ना बिके, ये हो सकता है मैंने इतना कम कर दिया कि मेरे को लॉस हो रहा है, बिक तो रहा है लेकिन लॉस हो रहा है। तो मेरे को ना एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव जैसे मार्केट है, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉस्ट उतनी होनी चाहिए जितनी कॉस्ट आराम से मेरी कवर हो जाए, प्रॉफिट भी मेरा रिकवर हो जाए, और कोई भी कस्टमर मुझसे एक बार अगर जुड़े तो जुड़ा रह जाए, उसको ये ना लगे कि मैं उसके साथ कोई भी चीटिंग कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। तो इसके लिए कॉस्ट फिक्सेशन करने के लिए जरूरी है कॉस्ट का पता होना। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल का मीनिंग है कि जिससे कि अगर कोई दो तरीके की कॉस्ट है, मान लो एक तो है कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, पता चला कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हो रहे हैं जिसको मैं नहीं करना चाहूँ तब भी मेरा बिजनेस प्रोडक्शन चलता रहेगा, तो ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए जो फालतू के एक्सपेंडिचर को खत्म करना, ये सारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थर्ड इसकी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि इट इज कंसर्न विद द जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा, एज इट एनेबल द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। एक बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होना बहुत कंपलसरी है, और उस मैनेजमेंट को वो सारी इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द बिजनेस उसको पता होनी जरूरी है, जिससे कि वो टाइमली डिसीजन लेता रहे,
जैसे कि अगर मैं डिसीजन लेने की बात करता हूँ, सपोज दैट कि एक मैं इंडस्ट्री ले रहा हूँ, आपकी बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्री है और आप जानते हो बाबा रामदेव की है पतंजलि। तो पतंजलि का मैनेजमेंट मान लो बाबा देख रहे हैं या उनके और भी एक्सपर्ट टीम है वो देख रही है, तो उसमें क्या कि कितना फंड अवेलेबल है जिससे कि मैं ये जो बिजनेस चला रहा हूँ उसके लिए मेरे पास फंड सफिशिएंट फंड है या नहीं है। कॉस्ट, कॉस्ट अभी मैंने ऊपर देखा, ये भी मैनेजमेंट की मदद करने के लिए होता है। मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसकी कॉस्ट उतनी लगा सकता हूँ ना जितना मेरे पास उसका मनी अवेलेबल है। ठीक है। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली मुझे कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं ये मैंने पता करना। तो ये सारा इससे मैनेजमेंट क्या करता है कि मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि शुड वी कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट या इस प्रोडक्ट को हमें खत्म कर देना चाहिए, या कुछ अगर हम नया प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हैं तो उसके रिलेटेड कोई डिसीजन लेना, कोई नई यूनिट एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस एंटरप्राइज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और ब्रांचेस खोलना चाह रहे हैं। ये सब चीजें कहाँ से पता चलती हैं? ये सारी चीजें पता चलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि ये सारे रिकॉर्ड्स को देखती है, एनालाइज करती है, समझती है और इसके बाद में डिसीजन लेती है कि हाँ हमें ये बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को और बनाना है नहीं बनाना है एक्सेट्रा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके साथ और भी हालांकि ब्रांचेस होती हैं, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बहुत सी अकाउंटिंग होती है। लेकिन फिलहाल आपके जो क्लास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 3 ब्रांचेस आपको समझाई गई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बुक कीपिंग शुरू होता है और ये अकाउंटिंग यहाँ पर मेरा लगभग ओवर आउट होता है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको अगर और डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। फिलहाल बुक कीपिंग की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ना बड़ा ही कंफ्यूजन सा लगता है कि यार ये अकाउंटिंग आपने बताया, चलो समझ में आया, बुक कीपिंग नया टर्म है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों एक जैसे सिमिलर है। भाई अगर सिमिलर है तो फिर अलग से क्यों दिया हुआ है? अलग से दिया हुआ है इसका मतलब मीनिंग कि कुछ ना कुछ अलग भी इसका रहा होगा। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग में क्या होता है कि हम लोग मीन्स एक अकाउंटेंट एक बिजनेस के जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करता है, अलग अलग बुक्स में मेंटेन करता है। माने बुक कीपिंग का मतलब है बुक, बुक माने जर्नल, लेजर, जो अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं, और कीपिंग माने उसमें रिकॉर्ड को रखना। अगर दो इसमें वर्ड मीनिंग को अलग अलग में बताऊं तो बुक मीन्स बुक, जर्नल बुक, कैश बुक, परचेज बुक, लेजर बुक, ये बुक, ठीक है ना। तो इन बुक्स में क्या करता हूं मैं? अकाउंट्स को मेंटेन करता हूं, मैंने लिखता हूं। तो बुक कीपिंग माने इन बुक्स में एक पर्टिकुलर बुक में सही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, नोन एज द बुक कीपिंग। मैंने शॉर्ट में इसका एक कोड लिखा हुआ है, IMRC। IMRC, इस कोड से आपको ये बुक कीपिंग बहुत इजीली समझ में आएगा। IMRC, I फॉर आइडेंटिफाइड, M फॉर मीजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग और C फॉर क्लासिफाई। मीन्स सबसे पहले ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई में कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, शुड बी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन और नॉट। तो आइडेंटिफाई करना। मीजरिंग कि उसमें कितना मनी इन्वॉल्व है उसको देखना। आर फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड मीन्स एक पर्टिकुलर सही ट्रांजेक्शन को सही बुक में लिखना, आर हो गया रिकॉर्डिंग। और सी माने क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग किस में करते हैं? लेजर में करते हैं। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाना, मैंने लेजर को इलेबोरेट किया था इससे पहले जो मैंने कल वीडियो बनाया, वीडियो नंबर इसका पहले वाला सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IMRC, I फॉर आइडेंटिफाइड, M फॉर मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइड। तो इस तरीके से इसका शॉर्ट में आपको याद रहेगा। दूसरा इसका छोटा सा मीनिंग मैंने लिखा हुआ कि बुक कीपिंग क्या है? इज द साइंस। भाई साइंस और आर्ट को समझना बड़ा इजी है। साइंस जिसके अपने कॉन्सेप्ट हो, रूल हो, प्रिंसिपल्स हो, ठीक है। एंड आर्ट, आर्ट माने कि एक प्रेजेंटेशन, किसी चीज को देने का तरीका, ठीक है ना। तो क्या है? बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आप कहोगे सर इससे हमको सब कुछ क्लियर हो गया, इसको करने से हमको मदद मिलेगी, इसको करने में बिल्कुल मिलेगी। ये क्या करते हैं कि बुक कीपिंग की साइंस है या एक आर्ट है, दोनों है, ठीक है ना। ये इस क्या करती है जिससे कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक वे में सही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी उन ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी या मनी से रिलेटेड होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, एक अकाउंटिंग और दूसरा बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग आपने देखा, बुक कीपिंग आपने देखा, दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों स्टडी के बेसिस पर, ठीक है। और अगर फिर भी आप अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए इसको, और चैनल से आप अभी अभी नए जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप जब वीडियो देखते हैं तो पहले उसका लिंक नंबर 1 को देखें आप, पहले उसका पार्ट 1 देखें, जिससे कि पार्ट 1 से पार्ट 2 अटैच होगा तो थोड़ा क्लियर होगा। फिर पार्ट 3 आप देखें, तो धीरे धीरे आपको सारे पार्ट देखने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए।